बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जिस्म के मुख्तलिफ निज़ाम और उनके अफ़ाल, हमारे जिस्म में कौन कौन से निज़ाम काम कर रहे हैं और वो निज़ाम क्या क्या काम सर अंजाम देते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे। आइए बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं निज़ाम दौरान खून, यानी खून की गर्दिश का निज़ाम। अंग्रेजी में कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। खून की गर्दिश का निज़ाम कौन कौन से अफ़ाल या कौन कौन से काम करता है, आइए पढ़ते हैं। पहला काम, हज़म शुदा खुराक को जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। हम जो खुराक खाते हैं, हमारा मैदा हज़म करता है, तो इस हज़म शुदा खुराक को खून के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है, खून की गर्दिश के जरिए। और दूसरा काम, अम्ल तनफ़ुस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम खलियों तक पहुंचाना। अम्ल तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम अपने फेफड़ों में ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से खारिज कर देते हैं। तो अम्ल तनफ़ुस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम खलियों तक पहुंचाना। बच्चों, तमाम जिस्म के खलिया क्या होता है? इकाई होती है पूरे जिस्म की। जिस तरह मकान की इकाई ईंट है, इसी तरह जानदारों की इकाई खलिया है। सारे जानदार खलियों से मिलकर बने होते हैं। तो अम्ल तनफ़ुस के जरिए फेफड़ों में दाखिल होने वाली ऑक्सीजन को जिस्म के तमाम खलियों तक पहुंचाना, ये खून का काम है, खून की गर्दिश के निज़ाम का काम है। और वहां पैदा होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में लाना। और जिस्म के मुख्तलिफ खलियों में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है, तो फिर खून उस गंदी हवा को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाता है और फेफड़ों से फिर उसे बाहर सांस के जरिए निकाल दिया जाता है। तो ये खून, निज़ाम दौरान खून, ये काम सर अंजाम देता है। नोट, ये एक अहम बात है बच्चों जो आपने याद रखनी है। निज़ाम दौरान खून तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है। पहली शरियाने, आर्टरीज, और दूसरी वरीदें, वेन्स, और तीसरी खून, ब्लड। बच्चों, तस्वीर आप देख रहे हैं, जो सुर्ख रंग की नालियां हैं वो शरियाने हैं, आर्टरीज हैं। वो दिल से खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं। दिल से खून निकलता है और इनके जरिए से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है। और दूसरी वरीदें हैं जो नीले रंग की नालियां हैं, ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून को वापस दिल में लाती हैं। और तीसरी चीज खून है। ऊपर भी तस्वीर आपको दिल धड़कता हुआ, कभी दबता है कभी खुलता है। जब दबता है तो खून दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक जाता है और ये सुर्ख नालियों के जरिए जाता है। और जब खुलता है तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून वापस दिल में आता है। बच्चों, दिल का लफ्ज तो हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, कल्ब का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, शुआरा शायरी में इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर आपकी खिदमत में पेश है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जुबान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी जुबान से कलमा पढ़ भी लिया तो इससे क्या होता है? जब दिल और निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। यानी ये कलमा दिल में उतरना चाहिए, ये कलमा दिल के अंदर गहराइयों में उतर जाना चाहिए, निगाह के अंदर उतर जाना चाहिए, फिर इसका फायदा है। तो बच्चों, जो अल्फाज हम साइंस पढ़ते हुए इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फाज हम रोजमर्रा जिंदगी की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फाज शायर शायरी में इस्तेमाल करते हैं, वही अल्फाज बहुत से कुरान पाक में भी इस्तेमाल हुए हैं। कल्ब, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कल्ब को भी बार बार अपने अशार में इस्तेमाल किया है। फरमाते हैं कि या रब, दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ए अल्लाह, मुसलमान के दिल में वो जिंदा तमन्ना डाल दे जो उसके दिल को गरमा दे, जो उसकी रूह को तड़पा दे, यानी उसको अमल पर आमादा करे, जिद्दोजहद और कोशिश पर आमादा करे।
दिल और नब्ज। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। अपने हाथ की नब्ज टटोलें और इसकी जुम्बश और हरकत को महसूस करें। जुम्बश का मतलब हिलना। अपने हाथ की नब्ज टटोलें और इसकी जुम्बश और हरकत को महसूस करें और देखें कि 1 सेकंड में नब्ज कितनी दफा हरकत करती है। नब्ज की हरकत दरअसल दिल की धड़कन ही को जाहिर करती है। देखें ना बच्चों, दिल धड़कता है 1 मिनट में जितनी मर्तबा धड़कता है या 1 सेकंड में जितनी मर्तबा धड़कता है उतनी दफा ही नब्ज हरकत करेगी, क्योंकि नब्ज की हरकत दिल ही की हरकत को जाहिर करती है। ऊपर एक हकीम साहब मरीज की नब्ज देख रहे हैं और नीचे एक डॉक्टर साहब मरीज की नब्ज देख रहे हैं। आप भी अपने दाएं हाथ को बाएं हाथ पर इसी जगह पे इन 2 उंगलियों को रखें जहां पे आपको तस्वीर में नजर आ रही हैं। आपको भी अपने दिल की धड़कन महसूस होगी। नब्ज की रफ्तार का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1 मिनट में देखें कि कितनी दफा ये नब्ज हरकत करती है। तो 1 मिनट में जितनी दफा हरकत करेगी फिर आप 1 सेकंड में भी बता सकते हैं कि कितनी दफा करेगी। ठीक है ना, ये काम आपने करना है। दिल कहां होता है? सीने में बाईं जानब, जहां डॉक्टर साहब ने दिल के मरीज के दिल के ऊपर हाथ रखा हुआ है वहीं दिल होता है। क्या आपको मालूम है? बच्चों, ये कुछ जरूरी मालूमात हैं, आपने अपने जहन में बिठानी है। पहली बात, बड़ों की नब्ज की रफ्तार तकरीबन 70 धड़कनें फी मिनट होती है, जबकि छोटे बच्चों की रफ्तार कुछ ज्यादा होती है। आपने भी तो पहले तजर्बा किया है ना। और दूसरी बात, एक छोटे परिंदे की नब्ज की रफ्तार करीबन 500 धड़कनें फी मिनट होती है, बहुत ज्यादा होती है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं खून की नालियों की किस्में। खून की नालियां 3 किस्म की होती हैं। पहली किस्म शरियाने, आर्टरीज, पीछे भी हम पढ़ आए हैं, और दूसरी वरीदें, वेन्स, और तीसरी मूनी नालियां, कैपिलरीज, शारी या मूनी नालियां। मुंह बालों को कहते हैं। अगली स्लाइड में थोड़ी सी तफसील भी आएगी। बच्चों, यहां 2 जुमले हैं और एक शेर है। पहला जुमला है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक बादशाही मस्जिद लाहौर में है। मुँह मुबारक, मुबारक बाल, मुंह का मतलब बाल। और दूसरा जुमला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे से सरे मुंह इन्हिराफ नहीं करते थे। सरे मुंह बाल जैसा, इन्हिराफ मुड़ना या फिरना, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादे से बाल बराबर भी नहीं फिरा करते थे। और तीसरा एक शेर है, हिजर में घुल घुल के आधा हो गया। शायर कहता है कि हिजर में, फिराक में, जुदाई में घुल घुल के आधा हो गया। ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। कहता है कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, जुदाई में घुल घुल के मैं आधा हो गया हूं। लीजिए डॉक्टर साहब, अब तो मैं बाल जैसा बारीक हो गया हूं। शरियाने, आर्टरीज। बच्चों, अब खून की नालियों के बारे में हम जरा तफसील के साथ पढ़ते हैं। तो पहली किस्म शरियाने हैं, आर्टरीज कहते हैं अंग्रेजी में। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। वो नालियां जो खून को दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं, पहले भी हम यही बात पढ़ी है ना। इनमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है और इसका रंग सुर्ख होता है। इसमें हजमशुदा खुराक शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। यहां 2 किस्म की तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, एक सुर्ख और नीली। सुर्ख शरियाने हैं और ये जाहिर करती हैं कि इनमें ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख होता है। यानी साफ खून ये दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि दौरान खून की वजह से हजम शुदा खुराक जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। वरीदें, वेन्स, वो नालियां जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून वापस दिल तक लाती हैं, इन्हें वरीदें कहते हैं। वरीदों में कम ऑक्सीजन वाला खून होता है,
शरियानों में तो ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून होता है ना, तो वरीदों में कम ऑक्सीजन वाला खून होता है, इसलिए इसका रंग ज्यादा सुर्ख नहीं होता। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, फालतू पानी और फासद मादे होते हैं, गंदे मादे होते हैं, जो गर्दिश के दौरान खारिज करने वाले आज़ा तक पहुंच जाते हैं। बच्चों ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वरीदें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून वापस दिल में लाती हैं, क्योंकि खून खराब हो चुका होता है। वापस लाते हुए क्योंकि पूरे जिस्म में गर्दिश करके फिर दिल की तरफ जाती हैं, तो ये जिस्म से फासद मादे फिर खारिज भी कर देती हैं पसीने के जरिए, पेशाब वगैरह के जरिए। तो इसलिए ये गंदा खून फिर वापस दिल को लाती हैं, दिल की तरफ लाती हैं जहां साफ होता है, और फिर जो है वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ चला जाता है। इसी तरह ये सिलसिला फिर जारी रहता है। इस सिलसिले को निज़ाम दौरान खून कहते हैं। शारी या मूनी नालियां, शार भी बच्चों बालों को कहते हैं, अंग्रेजी में कैपिलरीज कहते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। खून की बारीक रगें जो हर उज़्व में रगों का जाल बनाती है और तकसीम दर तकसीम होकर छोटी होती है, ये जिस्म के हर हिस्से में रगों का जाल बना देती हैं। इनके जरिए खून और जिस्म के हर खलिए के दरमियान गैसों, फासद मादों और खुराक का तबादला होता है। इसका मतलब यह है कि खून दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ जाता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से फिर खून दिल की तरफ आता है। तो ये खुराक को, गैसों को, फासद मादों को शरियानों से वरीदों में और वरीदों से शरियानों में मुंतकिल करती हैं। तो मूनी नालियां फिर बतदरीज एक दूसरे के साथ मिलकर बड़ी नाली बनाती है, जिनके जरिए खून वापस दिल की तरफ जाता है। देखिए ना ऊपर वाली तस्वीर में शरियान लिखा हुआ है, बड़ी शरियान है, और ये फिर इसके मुख्तलिफ ही छोटे छोटी नालियां बन जाती हैं, मूनी नालियां। फिर मूनी नालियां आगे बड़ी वरीद बना देती हैं मिलके। तो इस तरह शरियानों से खून वरीदों की तरफ जाता है, और खुराक, गैसें, ये सारी चीजें फिर जाती हैं वरीदों से, फिर शरियानों की तरफ खून आता है, दिल की तरफ जाता है। तो इस तरह ये पूरे जिस्म में जाल बना देती हैं। और एक तस्वीर नीचे भी है कि शरियान है और फिर मूनी नालियां हैं, इनके फिर वरीद है दाएं तरफ दिखाई गई नीले रंग की। तो इनसे खुराक का, गैसों का और फासद मादों का तबादला भी होता है। खून की तरकीब, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी खून में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, किन किन चीजों से मिलकर खून बना होता है। मैं पढ़ता हूं। खून एक सयाल मादा है। सयाल मादा वो मादा जो बह जाए। खून एक सयाल मादा है जो पूरे जिस्म में गर्दिश करता है। ये मंदरजा झैल अज्जा पर मुश्तमिल होता है। पहली चीज, खून के सुर्ख खलिए, रेड ब्लड सेल्स। खून के सुर्ख खलिए, रेड ब्लड सेल्स। और दूसरी चीज, खून के सफेद खलिए, वाइट ब्लड सेल्स। और तीसरी चीज, थालचे, प्लेटलेट्स। ये बच्चों एक लफ्ज पढ़ा ना, बुक। बुक का मतलब किताब होता है, और बुकलेट का मतलब किताबचा होता है, यानी छोटा। किताब बड़ी होती है, किताबचा छोटा होता है। इसी तरह प्लेट बड़ी होती है और प्लेटलेट, प्लेट का मतलब थाली होता है और प्लेटलेट का मतलब थालचा, यानी थाली से छोटा। तो ये खून के अंदर छोटे छोटे थालचे, छोटी छोटी थालियों की शक्ल के जर्रे होते हैं, जिन्हें थालचे कहते हैं, अंग्रेजी में प्लेटलेट्स। और चौथी चीज, खूनाब, प्लाज्मा। खूनाब, खून जमा आब, आब पानी को कहते हैं। तो अगली स्लाइड में हम तफसील पढ़ते हैं इनकी। खून के सुर्ख खलिए, रेड ब्लड सेल्स, ये क्या काम करते हैं? इनका रंग सुर्ख होता है और इनका काम फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के तमाम खलियों तक पहुंचाना है। ये शक्ल में भी आपको नजर आ रहे हैं सुर्खी माइल। काम इनका क्या है? फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और जिस्म के तमाम खलियों तक पहुंचाते हैं। खून के सफेद खलिए, वाइट ब्लड सेल्स, तस्वीर में भी आपको नजर आ रहे हैं बेरंग से। ये बेरंग होते हैं और खून के सुर्ख खलियों से
बड़े होते हैं। इनका काम जिस्म का दिफा करना है। ये खून के फौजी हैं, जिस्म का दिफा करना इनका काम है। ये जरासीम को निगल कर तलफ कर देते हैं। बच्चों, हम खाना खाते हैं, उसमें से भी जरासीम हमारे जिस्म में चले जाते हैं, और फिजा में भी जरासीम होते हैं, सांस के जरिए हमारे जिस्म में चले जाते हैं। तो जिस्म के अंदर अल्लाह ताला ने खुदकार दिफाई निज़ाम बनाया है कि इन जरासीमों को ये खून के सफ़ेद खलिए मारते रहते हैं, निगल जाते हैं, हलाक कर देते हैं और जिस्म को दिफा मुहैया करते हैं। थालचे, प्लेटलेट्स, नाम से जाहिर है ये छोटी छोटी थालियों की शक्ल के खलिए हैं। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। ये थाली नुमा शक्ल के खलिए होते हैं जिनका काम जख्म लगने की सूरत में खून के जमने में मदद देना है। बच्चों, खून अगर निकल जाए जिस्म से, सुई वगैरह लग जाए, तो थोड़ी देर के बाद फिर खून निकलना बंद हो जाता है। इन्हीं थालचों की वजह से ये खून को जमने में मदद देते हैं। इसी काम की मुनासबत से इन्हें खलियाते बस्तगी भी कहते हैं। बस्तगी, बस्ता, यख बस्ता, ठंडी बोतलें लिखा होता है दुकानों के ऊपर कि यहां पर यख बस्ता बोतलें दस्तयाब हैं। बस्ता का मतलब ठंडी, खलियाते बस्तगी, ठंडा करने वाले खलियात, खून को जमा देने वाले खलियात। तो इन खलियात को, थालचों को खलियाते बस्तगी भी कहते हैं। बच्चों, इससे पहले 3 अज्जा पढ़े हैं हमने खून के सुर्ख खलिए, खून के सफेद खलिए, थालचे, और ये चौथा जुज है खूनाब, प्लाज्मा। ये लफ्ज बना है खून जमा आब। खूनाब बराबर खून जमा आब। आब का मतलब पानी, खून और पानी। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। खून का वो माया हिस्सा जिसमें खलियात तैरते हैं, ये खून का माया हिस्सा है, पानी जैसा हिस्सा है जिसमें खून के सुर्ख जसीमे यानी खून के सुर्ख खलियात, खून के सफेद खलियात और थालचे तैरते हैं। खूनाब में ज्यादातर पानी, हजम शुदा खुराक के अज्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, फालतू और फासद मादे पाए जाते हैं। दिल की बीमारियों की वजूहात। बच्चों, दिल की बीमारियां क्यों पैदा होती हैं? मैं पढ़ता हूं। दिल एक ऐसा उज़्व है जो हर वक्त काम करता है। हम सो रहे हों फिर भी दिल काम करता रहता है, इसलिए इसे खून की मुसलसल फराहमी की जरूरत होती है। खून मुसलसल इसे दिल को मिलता रहे, दिल जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को भेजता रहे, तो फिर दिल की बीमारियां नहीं पैदा होती। अगर खून की फराहमी किसी वजह से कम हो जाए तो ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिससे दिल का दौरा पड़ जाता है। यानी खून दिल से जिस्म के हिस्सों की तरफ सही ना पहुंचे, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से फिर वापस खून दिल की तरफ ना आए, तो फिर दिल का दौरा पड़ जाता है, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। कोई नाली बंद हो जाती है। इसके अलावा भी कई वजूहात हैं। अगली स्लाइडों में हम पढ़ते हैं। दीगर वजूहात यानी दिल की बीमारियां पैदा करने वाली दूसरी वजूहात। पहली, खून में चर्बी की मिकदार का बढ़ जाना, जिसे कोलेस्ट्रोल कहते हैं। खून में चर्बी की मिकदार बढ़ जाए तो भी दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फिशार खून का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर, फिशार खून, अगर ब्लड प्रेशर या फिशार खून बढ़ जाए तो फिर भी दिल की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और तीसरी, बहुत ज्यादा शराब नोशी या सिगरेट नोशी करना। बच्चों, हम मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हम पर शराब हराम करार दी है, और सिगरेट नोशी भी बहुत बुरी आदत है, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और वैसे भी ये दिल की बीमारियां पैदा करने वाली आदतें हैं। और चौथी, आराम तलब और सुस्त जिंदगी। इंसान की जिंदगी में आराम और सुस्ती नहीं होनी चाहिए। आराम होना चाहिए लेकिन जितनी ज़रूरत है। हर वक्त लेटे रहना, पड़े रहना, काम ना करना, तो ये भी दिल की बीमारियों की वजह है। और आखिरी है, दिल की बारीक नाली में खून जम जाना। बच्चों, ऊपर सेहतमंद शरियान आपको नजर आ रही है, बीच में खाली है, खून आराम से गुजर सकता है, और नीचे इससे शरियान का एक हिस्सा है जिसमें कुछ चीजें जो है वो लोथड़ा जम गया है, कुछ चर्बी वगैरह का लोथड़ा बीच में आ गया है, जिसकी वजह से खून का बहाव शरियान में
متاثر ہوا ہے صحیح طریقے سے خون بہہ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے شریان پھٹ جاتی ہے۔ بچوں آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص کی شریان پھٹ گئی ہے اس لیے وہ مر گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خون فراہم کرنے والی نالی ہے جسم کو، اس کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے، کوئی چربی کا ٹکڑا یا کوئی اور چیز پھنس گئی ہے، جس کی وجہ سے پیچھے سے تو دباؤ پورا ہوتا ہے خون کا، آگے کوئی چیز پھنس جائے تو پھر نالی پھٹ جاتی ہے، جس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اس لیے یہ والی جو احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے طریقے۔ پہلا ہے ہمیں روزانہ سیر کرنی چاہیے۔ روزانہ سیر کرنی چاہیے یا پھر کوئی کھیل کھیلنا چاہیے، جیسے فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، ہاکی ہے، والی بال ہے، بیڈمنٹن ہے، یا جو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں جسمانی ورزش کے لیے کوئی کھیل کھیلیں۔ دوسری بات، گھی زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں گھی زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے اور ورزش نہیں کریں گے تو یہ خون کی نالیوں میں پھنس جائے گا، جس سے دل کی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ تیسری بات، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ بچوں ہمارا مذہب اسلام ہمیں تمام منشیات سے پرہیز کرنے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہماری صحت برقرار رہ سکے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کی بجا آوری کر سکیں۔ چوتھی بات، آرام طلبی کی بجائے جسمانی کام کرنا چاہیے۔ آرام سے لیٹے رہنا، کوئی کام نہ کرنا، یہ بھی دل کی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اور آخری بات ہے سادہ طرز زندگی اپنائیں۔ زندگی کو پیچیدہ نہ بنائیں، سادہ خوراک کھائیں، سادہ رہائش، صاف ستھری جگہ پہ رہیں، لیکن سادگی اپنائیں۔ نظام اخراج، ایکسکریٹری سسٹم، بچوں نام سے ظاہر ہے وہ نظام جس کے ذریعے سے ہمارے جسم سے فالتو اور فاضل مادے باہر خارج ہوتے ہیں، پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے، پاخانے کے ذریعے، تو ایسا نظام اخراج کہلاتا ہے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے گا۔ خون کی گردش کے دوران جسم کے تمام حصوں سے فالتو پانی، نمکیات اور فاسد مادے خون میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ بات تو بچوں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ خون کی گردش کے دوران جسم کے اندر جو فالتو مادے ہیں، پانی ہے، نمکیات ہیں، وہ خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ خون سے ان کو خارج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جسے نظام اخراج کہتے ہیں۔ نظام اخراج مندرجہ ذیل 3 اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے۔ 2 گردے، آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے نا، اوپر لوبیے کے بیج کی طرح کے 2 گردے ہیں، اور اخراجی نالیاں، گردوں سے نیچے 2 نالیاں نکل کے آ رہی ہیں مثانے کی طرف، اور تیسرا عضو ہے مثانہ۔ تو نظام اخراج یہ 3 اعضاء پر مشتمل ہوتا ہے، 2 گردے، اخراجی نالیاں اور مثانہ۔ وضاحت، نظام اخراج کی ذرا وضاحت کی گئی ہے، میں پڑھتا ہوں، آپ سمجھیے۔ جسم میں پیٹ کے اندر 2 گردے ہوتے ہیں، سامنے لوبیے کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، ان کی شکل لوبیے کے بیج کی طرح ہوتی ہے۔ خون سے فالتو پانی، نمکیات اور فاسد مادے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ خون کے اندر جو فالتو پانی ہے، نمکیات ہیں اور فاسد مادے ہیں، ان کو یہ علیحدہ کر لیتے ہیں۔ علیحدہ کر کے کدھر بھیجتے ہیں؟ یہ مثانے کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ ہر گردے سے ایک نالی نکلتی ہے جو پیشاب کو گردوں سے مثانے تک لے جاتی ہے۔ گردوں سے پیشاب یا فالتو مادے کس طرف چلے جاتے ہیں؟ مثانے کی طرف، نالی کے ذریعے سے۔ مثانے میں پیشاب جمع ہوتا ہے، جب یہ پیشاب سے بھر جاتا ہے تو ہمیں پیشاب کی حاجت محسوس ہوتی ہے، یعنی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح ایک چھوٹی نالی کے ذریعے جسم سے نکل جاتا ہے، یعنی یہ مادے یا پیشاب یہ چھوٹی نالی کے ذریعے پھر ہم جسم سے خارج کر دیتے ہیں۔ عضلات، مسلز، بچوں تھوڑی سی تعریف تو پہلے بھی بتائی ہے کہ وہ ریشے جو مل کر گوشت بناتے ہیں عضلات کہلاتے ہیں۔ یہاں تصویر کے ساتھ آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو ابھرا ہوا حصہ سرخ ہے جو گوشت کو ظاہر کرتا ہے، وہ عضلات پر مشتمل ہے۔ میں پڑھتا ہوں، عضلات
अंग्रेजी में मसल्स कहते हैं। उजलात गोश्त के सुर्ख ठोस हिस्सा को कहते हैं। इनकी दो अकसाम है, यहां लिखी नहीं हुई लेकिन मैं बता देता हूं, इरादी उजलात और गैर इरादी उजलात। उजलात की वाहिद उजला होती है। उजलात, जरा थोड़ी ज्यादा तफसील यहां पे दी गई है। उजलात वो बाफ्तों को अंग्रेजी में टिश्यूज कहते हैं, यानी रेशे जुड़कर एक ताना बाना सा मजबूत बना देते हैं। जैसे पंजाबी च आपां तिड़ कहने हैं, तिड़ा, गोश्त दियां तिड़ा। तो उजलात वो बाफ्तें होती हैं जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देती हैं। इनके बगैर जिस्म हरकत नहीं कर सकता। जिस्म की तमाम हरकत, मसलन आंख झपकने से टांग हिलाने तक, हर हरकत के लिए उजलात की जरूरत पड़ती है। देखें, गोश्त होता है, उजलात होते हैं, ये रेशे लचकदार गोश्त के होते हैं तो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्से हरकत करते हैं। अगर ये रेशे ना हो तो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से हरकत ना कर सकें। उजलात हमारे जिस्म की हिफाजत भी करते हैं। उजलात हड्डियों के साथ खास किस्म की बाफ्तों के जरिए जुड़े होते हैं जिन्हें नसें कहते हैं, अंग्रेजी में टेंडन्स कहते हैं। इनको तस्मा भी कहते हैं। जैसे बूट का तस्मा बूट के दो हिस्सों को ऊपर जो होते हैं आपस में मिला देता है, मजबूती से बांध देता है, बिल्कुल इसी तरह ये जो नसें हैं ये हड्डियों और गोश्त को आपस में मजबूती के साथ जोड़ देती हैं। ढांचा और उजलाती निज़ाम, स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। ढांचा पंजाबी च कलबूत या करंग भी कहते हैं। बच्चों तुसी वेख्या होना भी जानवर वगैरह मर जाते आ ते उन्हां दा ढांचा हड्डियां दा ਉਹ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ करंग ਪਿਆ जानवर दा। तो ढांचा और उजलाती निज़ाम, मैं पढ़ता हूं आप समझें। रोजमर्रा जिंदगी के कामों के लिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को काम के लिए हरकत देना पड़ती है। हरकत देते हैं ना हम काम के लिए मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों को। ये हरकत हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों और उनके ऊपर मौजूद उजलात की वजह से मुमकिन होती है। हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ा हुआ होता है, पट्ठे होते हैं, तो इन्हीं की वजह से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत मुमकिन होती है, हाथों की, पाँव की, टांगों की। हर इंसानी जिस्म की एक खास शक्ल और बनावट होती है, ये भी हड्डियों और उजलात ही की वजह से है। अगर हमारे जिस्म में हड्डियां ना होती तो हमारा जिस्म कैसा होता? जी हाँ, बगैर हड्डियों के हमारा जिस्म गोश्त का ढेर होता। इंसानी जिस्म में हड्डियों का जो फ्रेम है वो ढांचा कहलाता है। आसान बात है ना। जिस्म में हड्डियों की कुल तादाद, ये आपको ढांचा नजर आ रहा है जिसकी हम पिछली स्लाइड में बात कर रहे थे। जिस्म में हड्डियों की कुल तादाद, हमारे जिस्म में छोटी बड़ी हड्डियों की कुल तादाद 206 है। ढांचा, इंसानी ढांचे की तस्वीर दिखाई गई है और आप तस्वीर की तरफ देखें। सबसे ऊपर दाएं तरफ जहां लिखा है बाजू की हड्डियां दिखाई गई हैं और बाएं तरफ ऊपर खोपड़ी दिखाई गई है तीर के निशान से। उससे नीचे पसलियां हैं, पसलियों से नीचे रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है और नीचे है कूल्हे की हड्डी जिसे पंजाबी में चूड़ा भी कहते हैं और बाज लोग चूकना कहते हैं, और उससे नीचे टांग की हड्डी। तो ये इंसानी ढांचा है। मैं पढ़ता हूं, आप समझें। ढांचे में सबसे ऊपर खोपड़ी की हड्डी होती है, तस्वीर में देखें। रीढ़ की हड्डी ऊपर की तरफ खोपड़ी को सहारा देती है। जरा रीढ़ की हड्डी की तरफ देखें, ऊपर पसलियों से होती हुई गर्दन में से गुजरकर ये खोपड़ी को सहारा दे रही है, खोपड़ी के साथ जुड़ी हुई है। इसके ऊपर वाले हिस्से में गर्दन के मोहरों के बाद, गर्दन के, आप अपनी गर्दन के जरा पीछे हाथ लगा के देखें, गर्दन के मोहरे आपको महसूस होंगे। तो मोहरों के साथ क्या होगा? शाने की हड्डियों की मदद से हाथ और बाजुओं की हड्डियां जुड़ी हुई हैं। गर्दन के जो मोहरे हैं उनके साथ शाने यानी कंधे की हड्डियां जुड़ी हुई हैं, हसलियां जिसे हम कहते हैं। और ये फिर किसके साथ हसलियां जुड़ी हुई हैं? शाने की हड्डियों की मदद से हाथ और बाजुओं की हड्डियां जुड़ी हुई हैं। हसलियों के साथ हाथ की और बाजुओं की हड्डियां जुड़ी हुई हैं।
इसके बाद रीढ़ की हड्डी के साथ पसलियां जुड़ी हुई हैं। देखिए ना, रीढ़ की हड्डी गुजर रही है ऊपर और साथ पसलियां उसके जुड़ी हुई है। और इसके आखिर पर कूल्हे की हड्डी के साथ टांगों और पांव की हड्डियां जुड़ी हुई है। देखिए ना, कूल्हे की हड्डी तस्वीर में दिखाई गई है, इसके साथ टांगों की और पांव की हड्डियां जो है वो जुड़ी हुई है। तो इस तरह ये इंसानी ढांचा है। ढांचे के अफाल, ढांचा कौन कौन से उमूर सर अंजाम देता है, यानी कौन कौन से काम करता है। पहला काम करता है हिफाजत करना। किन चीजों की, मैं पढ़ता हूं। हड्डियां हमारे जिस्म के नाजुक हिस्सों की हिफाजत करती हैं। मसलन खोपड़ी हमारे दिमाग को, पसलियां दिल और फेफड़ों को महफूज रखती है। देखें ना, खोपड़ी की हड्डी दिमाग को महफूज रखती है, पसलियां दिल और फेफड़ों को महफूज रखती हैं। तो इस तरह ढांचे की हड्डियां हिफाजत का काम करती हैं। हरकत देना, ढांचा दूसरा क्या काम करता है, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने में मदद करता है। मैं पढ़ता हूं, यह हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देने में मदद देता है। तीसरा काम क्या करता है ढांचा, सहारा और शक्ल को मखसूस बनाता है। सहारा देता है और शक्ल को मखसूस अंदाज में कायम रखता है। मैं पढ़ता हूं, यह जिस्म को सहारा देता है और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा की शक्ल को बरकरार रखता है। देखें ना, अगर ढांचा ना हो, हड्डियां ना हो, तो सारा गोश्त का लोथड़ा ही हो, जिस्म बेढंगा हो। तो ये जिस्म को एक खास शक्ल देता है और फिर सहारा भी देता है। आसाबी निज़ाम, नर्वस सिस्टम, यानी पट्ठों का निज़ाम। आसाब को हम पंजाबी में पट्ठे कहते हैं, उर्दू में भी पट्ठे कहते हैं। मैं पढ़ता हूं, आप समझें। आसाबी निज़ाम हमारे जिस्म के तमाम अफ़आल को कंट्रोल करता है। दरअसल यही निज़ाम है जो जिस्म के सारे कामों को कंट्रोल करता है। पैगामात जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक पहुंचाना और मुख्तलिफ अफ़आल में रब्त पैदा करना है। इनका काम क्या है, ये एक जिस्म के हिस्से से दूसरे जिस्म के हिस्से तक पैगाम पहुंचाते हैं और मुख्तलिफ कामों में राब्ता पैदा करते हैं, रब्त पैदा करते हैं। आसाब, आसाबी निज़ाम के अज्जाए तरकीबी, यानी कौन कौन से अज्जा या कौन कौन से आज़ा मिलकर आसाबी निज़ाम बनाते हैं। तो आसाबी निज़ाम तीन अज्जा, तीन जिस्म के हिस्से मिलकर बनाते हैं। पहला है दिमाग, अंग्रेजी में ब्रेन कहते हैं। दूसरा है हराम मगज, अंग्रेजी में स्पाइनल कार्ड कहते हैं। और तीसरा है आसाब, यानी पट्ठे, अंग्रेजी में नर्व्स कहते हैं। तो ये तीन आज़ा मिलकर, तीन चीजें मिलकर आसाबी निज़ाम बनाती हैं। आसाबी निज़ाम का पहला उज़्व है दिमाग। दिमाग किस तरह काम करता है, मैं पढ़ता हूं, आप समझें। दिमाग एक आला कंप्यूटर की तरह काम करता है जो लगातार जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात वसूल करता है, इन पैगामात को समझता है और फिर इनके मुताबिक जिस्म के दूसरे हिस्सों को अहकामात भेजता है। बात बड़ी आसान सी है। देखें ना, जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं तो हम माउस के ज़रिए या बटन तख्ती कीबोर्ड के ज़रिए मुख्तलिफ बटन दबाते हैं, क्लिक करते हैं, तो इससे हम पैगाम भेजते हैं कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर इन पैगामात को समझता है और उसके मुताबिक फिर अहकामात जारी करता है। जिन हिस्सों को अहकामात जारी करता है वो हिस्से फिर काम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग पैगामात वसूल करता है, आवाज़ सुनता है या कोई चीज़ महसूस होती है तो पैगाम वसूल करता है, उसको समझता है, समझने के बाद फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को अहकामात जारी करता है, वो हिस्से फिर काम करना शुरू कर देते हैं। मसलन कोई शख्स हमसे कहता है कि ये किताब उठाकर वहाँ रख दो, तो हम बात उसकी सुनेंगे, हमारा दिमाग उस पैगाम को वसूल करेगा, समझेगा, फिर हमारे हाथ को हुक्म देगा, हमारा हाथ वो किताब को उठाकर दूसरी जगह पे रख देगा। इसी तरह जैसे कंप्यूटर काम करता है, हमारा दिमाग भी उसी तरह काम करता है। ये एक सख्त हड्डी खोपड़ी के अंदर महफूज होता है। खोपड़ी तो हम जानते हैं सख्त हड्डी होती है, तो दिमाग हमारा
इस सख्त हड्डी के अंदर महफूज होता है। आप तस्वीर में देखें ना, तस्वीर में दिमाग ऊपर दिखाया गया है और दूसरे हिस्से भी दिखाए गए हैं जो अगली स्लाइडों में हम पढ़ेंगे। दिमाग का अगला हिस्सा फोर ब्रेन, मैं पढ़ता हूं, आप समझिए। यह दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा है। ये कानों, आंखों, नाक, जुबान और जिल्द के जरिए माहौल से मुताल्लिक हासिल होने वाली इत्तलाआत और दूसरे कामों को कंट्रोल करता है और इनमें रब्त पैदा करता है। बात को समझिएगा, ये आंखों, कानों, नाक, जुबान और जिल्द के मुताल्लिक माहौल से जो हमें मालूमात हासिल होती हैं उनको कंट्रोल करता है और उनके दरमियान राबता पैदा करता है। मसलन आंख का और नाक का और जुबान का और जिल्द का बड़ा गहरा राबता होता है। मसलन किसी चीज़ को देखकर हम खौफजदा हो जाते हैं और जिल्द के अंदर जो है वो कपकपी तारी हो जाती है। नाक में जो तकलीफ होती है तो उससे जिल्द भी मुतासर होती है, जुबान में तकलीफ होती है उससे हाथ भी मुतासर होते हैं। तो ये दिमाग का अगला हिस्सा है जो इन सब को बाहम मरबूत रखता है, राब्ता पैदा करता है और इनके कामों को कंट्रोल भी करता है। दिमाग का दरमियाना हिस्सा मिड ब्रेन, मैं पढ़ता हूं। दिमाग का दरमियाना हिस्सा छोटा और अगले हिस्से के नीचे वाक़ होता है। दिमाग का एक आगे की तरफ हिस्सा होता है, उसके नीचे ये हिस्सा वाक़ होता है, ये ज़रा छोटा होता है। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की हरकत में तवाज़न और रब्त पैदा करता है। हरकत कितनी करनी है, कैसे करनी है, और दो हरकतें हैं उनके दरमियान तवाज़न कैसे पैदा करना है, तो ये दिमाग का जो दरमियानी हिस्सा है ये काम करता है। दिमाग का पिछला हिस्सा, तीन हिस्से होते हैं ना, अगला हिस्सा, दरमियानी हिस्सा और पिछला हिस्सा। पिछला हिस्सा कौन से काम करता है? दिमाग का पिछला हिस्सा दिमाग को हराम मग़ज़ से मिलाता है। देखें, दिमाग के पीछे आपको एक हिस्सा नीचे की तरफ दिखाया गया दाएं तरफ वाली तस्वीर में, और उससे नीचे एक डोरी सी नजर आ रही है, ये हराम मग़ज़ है और ये डोरी रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद होती है, महफूज होती है। तो दिमाग का पिछला हिस्सा दिमाग को हराम मग़ज़ से मिलाता है। ये अमले तनफ़ुस यानी सांस लेने का अमल, ग़िज़ा का खाना, दिल की धड़कन और खून के बहाव को कंट्रोल करता है। इतने सारे काम करता है। सांस के निज़ाम को कंट्रोल करता है, ग़िज़ा का खाना, ग़िज़ा को कंट्रोल करता है, दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है और खून के बहाव को कंट्रोल करता है। दिमाग के बाद हराम मग़ज़ की बारी आती है, स्पाइनल कार्ड कहते हैं। असाबी निज़ाम तीन आज़ा पर मुश्तमिल था ना, पहला हमने पढ़ लिया दिमाग, उसके बाद बारी आई हराम मग़ज़ की। हराम मग़ज़ क्या होता है? दिमाग का पिछला हिस्सा नीचे जाकर हराम मग़ज़ से मिल जाता है। देखें ना तस्वीर में, दिमाग का एक नीचे वाला हिस्सा आपको छोटा सा नजर आएगा, वो नीचे किस चीज से मिला हुआ है? हराम मग़ज़ से मिला हुआ है। हराम मग़ज़ एक लंबी डोरी की मानंद होता है। देखिए ना, हराम मग़ज़ एक लंबी डोरी की मानंद है जो तस्वीर में आपको नजर आ रही है, और रीढ़ की हड्डी में महफूज होता है। ये डोरी फिर रीढ़ की हड्डी में महफूज होती है। दिमाग और हराम मग़ज़ की वजह से हम मुख्तलिफ अफ़ाल सर अंजाम दे सकते हैं। दिमाग और हराम मग़ज़ ना हो तो हम कोई काम भी नहीं कर सकते। इनमें से कुछ अफ़ाल हमारी मर्जी से अंजाम पाते हैं, इनको इरादी अफ़ाल कहते हैं। यानी दिमाग और हराम मग़ज़ की वजह से हम सारे काम, सारे उमूर सर अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ उमूर या कुछ काम हमारी मर्जी के ताबे होते हैं, इनको इरादी अफ़ाल कहते हैं, क्योंकि इनमें हमारा इरादा शामिल होता है। मसलन खाना खाने के लिए मुंह खोलना, लिखने के लिए हाथ को हरकत देना वगैरह। खाना खाने के लिए हम मुंह खोलते हैं, इसमें हमारी मर्जी शामिल होती है। कुछ लिखने के लिए हाथ हिलाते हैं, तो ये अमर भी, ये काम भी हमारी मर्जी के ताबे है। तो ऐसे काम जो हमारी मर्जी के ताबे होते हैं वो इरादी अफ़ाल कहलाते हैं, और ये काम
कौन कौन से आज़ा सर अंजाम देते हैं? दिमाग और हराम मगज मिलकर। कुछ अफ़आल हमारी मर्जी के ताबे नहीं होते, इन्हें गैर इरादी अफ़आल कहते हैं, जिनमें हमारा इरादा शामिल नहीं होता। मसलन अगर हमारा हाथ गर्म देगची से छू जाए तो वो खुद ब खुद पीछे खींच जाता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि गर्म चीज के साथ हाथ आपका छू गया है तो फौरन आपका हाथ पीछे हट जाएगा। तस्वीर उतरवाते वक्त जब कैमरे की तेज रोशनी पड़ती है, आंखें खुद ब खुद झपक जाती हैं, हमारा इरादा भी शामिल नहीं होता इनमें, हमें पता भी नहीं होता, हाथ हमारा फौरन पीछे खींच जाता है। ऐसे अफ़आल को जो किसी तहरीक के नतीजे में अचानक रूनुमा हो, तहरीक क्या है? हाथ का जल जाना, तेज रोशनी का आंखों में पड़ना, तो इसके नतीजे में जो अफ़आल, जो काम हम करते हैं उन्हें इज़्तिरारी अफ़आल कहते हैं। इज़्तिरार कहते हैं बेचैनी को, यानी फौरन होने वाले काम को। तो ऐसे काम जो किसी तहरीक के नतीजे में रूनुमा हो, इन्हें इज़्तिरारी अफ़आल कहते हैं। अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। मोहरे और प्लेटें, ये रीढ़ की हड्डी के मोहरे हैं और प्लेटें हैं। देखें तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं आसाबे हराम मग्ज। हराम मग्ज जिन आसाब पर, जिन पट्ठों पर मुश्तमिल हैं, उनकी बड़ी सारी तस्वीर लेकर ऊपर दिखाए गए हैं। और मोहरे जिन्हों पंजाबी च आपां लक दे कड़े भी कहने हैं, मोहरे, और नीचे बैनुल मोहरी प्लेटें, यानी मोहरों के दरमियान प्लेटें हैं। ये बच्चों बड़ा नाजुक सा निज़ाम है। आपने सुना होगा कि फलां शख्स के मोहरे खिसक गए हैं, लक दे कड़े खिसक गए। तो इस तरह की बीमारियां होती हैं अगर इनके दरमियान में कोई अदम तवाज़ुन पैदा हो जाए, तवाज़ुन बिगड़ जाए, या फासला कमो बेश हो जाए, या कोई ऐसी संगीन चोट लग जाए कि आसाबे हराम मग्ज मुतासर हों या मोहरे खिसक जाएं, तो आदमी बीमार हो जाता है। आदमी का जो निज़ाम है आसाब का, वो खराब हो जाता है। बच्चों चंद बातें हम जिस्मानी और माहौल की सफाई के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। सबसे पहली बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सफाई निस्फ ईमान है। कितनी सच्ची और कितनी अच्छी बात है। जिस्म की सफाई हो, कपड़ों की सफाई हो, माहौल की सफाई हो, जहां हम रहते हैं उन चीजों की सफाई हो, निस्फ ईमान है। और दूसरी बात देखें, वुजू, गुस्ल और नमाज पढ़ते हैं। जो शख्स दिन में 5 दफा वुजू करता है, सुबह सुबह उठ के गुस्ल करता है और नमाज पढ़ता है, और उसका जिस्म फिर साफ होता है, तवक्को ये की जा सकती है कि वो साफ सुथरा रहने वाला आदमी है। और सफाई के लिए नाखूनों की सफाई हमें करनी चाहिए, और उसके बाद गुस्ल के बाद तौलिए का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जिस्म के साथ जो जरासीम वगैरह है वो भी ख़त्म हो जाएं। फिर स्कूल, गली मोहल्ले और घरों की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम अपने जिस्म को साफ रखते हैं, इसी तरह हमें अपने गले, अपने स्कूल को, अपनी गली को और अपने मोहल्ले को और अपने घर को भी साफ रखना चाहिए। दांतों को साफ रखने के लिए मिसवाक का इस्तेमाल करना चाहिए बाकायदगी के साथ। अगर नमाज पढ़ते हैं तो 5 वक्त आप मिसवाक का इस्तेमाल करें। मिसवाक अगर दस्तयाब नहीं है तो टूथपेस्ट से भी गुजारा चल सकता है। और इसके बाद है टाफियों और मीठी चीज़ों से परहेज करें, चूंकि ये दांतों को और मैदे को ख़राब करती हैं। और आखिरी बात, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल। मतवाज़न ग़िज़ा से मुराद ये है कि ग़िज़ा के अंदर वो सारी चीज़ें जिसकी जिस्म को ज़रूरत होती है, वो विटामिन और वो लहमियात, सब चीज़ें अगर हों तो वो मतवाज़न ग़िज़ा होती है, और इससे जिस्म सेहतमंद और तंदुरुस्त रहता है। दांतों की सफाई। बच्चों जिस्म की और माहौल की सफाई की बात हमने की है। दांतों की सफाई अगर हम नहीं करेंगे तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत से महरूम हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? रोज़ाना 5 मरतबा दांत साफ करना। हम मुसलमान हैं, हमें 5 दफ़ा नमाज पढ़नी है। अगर हम दांतों को भी 5 दफ़ा साफ करेंगे तो दुनिया की तमाम नेमतों से हम महसूस हो सकेंगे।
और दूसरी बात, मीठी और चिपचिपी अशिया से परहेज। मीठी चीजें और चिपचिपी चीजें ये दांतों को खराब करती हैं, इनसे परहेज लाजिम है। तीसरी बात, मसूड़ों की हिफाजत ताकि खोड़ ना बनने पाए। हम अगर मिसवाक करेंगे, मसूड़ों की हिफाजत करेंगे तो खोड़े नहीं बनेंगी। खोड़े आहिस्ता आहिस्ता फिर दांतों को खराब कर देती हैं और खोखला कर देती हैं। खाने के बाद लाजमी मिसवाक। खाना खाते हुए चूंकि बहुत से जर्रे, ये जो खोड़े हैं और दांतों के दरमियान फासला है, इसमें रह जाते हैं और गल सड़ के फिर इनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़े खराब हो जाते हैं। तो खाने के बाद मिसवाक लाजिम है। दूध और फलों का इस्तेमाल। दूध से हड्डियां मजबूत होती हैं और फल मतवाजन ग़िज़ा फराहम करते हैं, तो दूध और फलों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी ग़िज़ा खानी चाहिए। आप देख रहे हैं 3 किस्म के दांत दिखाए गए हैं। ऊपर वाले साफ सुथरे दांत हैं, नीचे वाले दांतों में, दरमियान वाले दांतों में खोड़ें बनी हुई हैं। ये आदमी की अपनी ही गलती से ये सारा कुछ होता है, बेपरवाही से और लापरवाही से। और नीचे वाले कितने गंदे दांत नजर आ रहे हैं, ओहो, शर्म आनी चाहिए। इस तरह के दांत अगर हैं जिसके भी, तो उसकी अपनी गलती से ये हुए हैं। देखें, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने तो हम पर कितनी नेमतें की हैं। 5 दफा हमने नमाज तो पढ़नी होती है। अगर मिसवाक भी थोड़ी सी पहले कर ली जाए तो हम खुरमा व हम सवाब, और उसका हमारे जिस्म, हमारी सेहत भी उससे बरकरार रहेगी, दांत भी साफ रहेंगे, और उससे हमें 27 नमाजों का भी सवाब मिलेगा। सेहत के मसाइल क्यों पैदा होते हैं, ये वजूहात लिखी हुई हैं। ग़िज़ाइयत की कमी। अगर हमारे जिस्म को जितनी ग़िज़ाइयत की ज़रूरत है उससे कम ग़िज़ा हम खाते हैं, कम ग़िज़ाइयत मिलती है, तो हमारा जिस्म बीमार हो जाएगा। ग़िज़ाइयत की खराबी। खराब ग़िज़ा खाते हैं, गली सड़ी ग़िज़ा खाते हैं, बासी ग़िज़ा खाते हैं, तो तब भी सेहत खराब हो जाती है। ग़िज़ाइयत में ज़्यादती, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तो तब भी सेहत खराब हो जाती है, मैदा खराब हो जाता है। और आराम, नींद और वर्जिश में कमी। आराम भी हम कम करते हैं, नींद भी पूरी नहीं करते, वर्जिश भी नहीं करते, तो इससे भी जिस्म गैर सेहतमंद रहता है। और अद्वियात का इस्तेमाल। अद्वियात का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और डॉक्टर के मशवरे से करें। हम खुद ही अद्वियात जो है वो बेढंगे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी सेहत खराब हो जाती है।